क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार को 12 सालों में संसद में अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और वो भी एक ऐसे बिल पर जो शायद महिला आरक्षण को और जल्दी लागू करवा सकता था। आखिर हुआ क्या? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही हैं और ये काफी बड़े सवाल हैं। क्या लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 होने वाली थीं? और सबसे बड़ा सवाल 131वां संविधान संशोधन विधेयक। इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर गिरा कैसे? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी सियासी घटना की। देखिए, ये सिर्फ एक बिल का फेल होना नहीं था। ये पिछले 12 सालों में सत्ताधारी दल के लिए संसद में पहली बड़ी हार थी, और वो भी एक संविधान संशोधन बिल जैसे अहम मुद्दे पर। तो हुआ ये कि 17 अप्रैल को 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई। अब देखिए, इस बिल का मकसद था महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों में लागू करने के लिए रास्ता बनाना। लेकिन ये बिल लोकसभा में जो जरूरी विशेष बहुमत होता है, मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी, उसे हासिल ही नहीं कर सका। अब ये विशेष बहुमत का गणित समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी संविधान संशोधन को पास करने के लिए सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं, उनमें से कम 2/3 का समर्थन चाहिए होता है। उस दिन सदन में 528 सदस्य थे, यानी बिल को पास कराने के लिए चाहिए थे पूरे 352 वोट, पर सरकार के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट। मतलब सरकार पूरे 54 वोटों से पीछे रह गई। अब ये कोई छोटा मोटा अंतर तो है नहीं, और यही दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर कितना एकजुट था। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ने इसका विरोध किया ही क्यों? इसको समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसका नाम है परिसीमन। तो चलिए अब इस पूरे विवाद की जड़ यानी परिसीमन, या जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं, उसे समझते हैं। आखिर ये है क्या भला, और महिला आरक्षण से इसका क्या लेना देना है? देखिए, परिसीमन को अगर आसान भाषा में समझें तो ये लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्रीज को फिर से तय करने का एक प्रोसेस है। अब ऐसा करते क्यों हैं? ताकि जनसंख्या में जो भी बदलाव आया है, उसके हिसाब से हर इलाके को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। ये हमारे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को पक्का करता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भारत में लोकसभा की सीटें आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर तय हैं। जी हां, 1971। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया। फिर 2002 में 84 में संविधान संशोधन के जरिए इस फ्रीज को साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया गया। और यही 2026 की डेडलाइन इस पूरे मामले के सेंटर में है। तो इस पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने 131वें संशोधन बिल के जरिए आखिर करना क्या चाहती थी? उनका असली प्रस्ताव क्या था? तो सरकार के सामने 4 बड़े लक्ष्य थे। पहला, महिला आरक्षण को किसी भी तरह 2029 के चुनावों से ही लागू करना। दूसरा, इसके लिए 2026 का इंतजार ना करके 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करवा देना। तीसरा, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। और चौथा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को फिर से लागू करना। और सीटों में ये जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव था वो कोई छोटा मोटा नहीं था। सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधा 850 करना चाहती थी। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव होता। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। सरकार का प्लान तो एकदम साफ था, लेकिन वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से सरकार और विपक्ष में इतना बड़ा टकराव हुआ कि बिल ही फेल हो गया? यहां पर दोनों पक्षों के तर्कों को समझना बहुत जरूरी है। सरकार कह रही थी कि वो तो बस महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना चाहती है। वहीं विपक्ष का ये आरोप था कि सरकार परिसीमन की आड़ में संवैधानिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है। उनका तर्क संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 पर आधारित था, जो साफ कहते हैं कि हर जनगणना के बाद सीटों का एडजस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन 84वें संशोधन ने इस प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया था। इसलिए विपक्ष का कहना था कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करना ही असंवैधानिक है। इस विवाद का एक और बहुत बड़ा एंगल था उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का मुद्दा। देखिए, उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता तो संसद में उनका प्रभाव और बढ़ जाता। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों का ये तर्क था कि उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को बहुत अच्छे से लागू किया, और अब क्या उन्हें इसी बात की सजा मिलेगी कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम कर दिया जाए? इसे संघीय संतुलन यानी फेडरल बैलेंस के लिए एक बड़ा खतरा माना गया।
दक्षिण के राज्यों को ये डर था कि संसद में उनका प्रभाव कम होने से ये पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अब एक सवाल सबके लिए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या लोकसभा की सीटें पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर ही तय होनी चाहिए या फिर राज्यों के बीच एक बराबर प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाना भी जरूरी है? इस पर क्या विचार हैं आपके? तो अब जब ये बिल फेल हो चुका है तो आगे क्या? महिला आरक्षण और परिसीमन का भविष्य अब कैसा दिखता है? अब रास्ता बिल्कुल सीधा और संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से है। सबसे पहले 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसका इंतजार करना होगा। जब उस जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और फिर ये आयोग अपनी रिपोर्ट देगा जिसके आधार पर पहले परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है एक लंबी देरी। जो महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू हो सकता था उसके लिए अब कम से कम 2034 के आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जानते हैं ये देरी इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि आज भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 15% के आसपास है और राज्यों की विधानसभाओं में तो ये आंकड़ा और भी कम, लगभग 9% पर है। आरक्षण का असल मकसद इसी बड़े गैप को भरना था। अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये पूरा विवाद सिर्फ सीटों के बंटवारे का नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र के उस नाजुक संतुलन का सवाल है जहां प्रतिनिधित्व, जनसंख्या और संघीय ढांचे के बीच एक सही तालमेल बिठाना ही सबसे बड़ी चुनौती है।